हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो को हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और संस्कृत वर्णमाला को भी हमने सही ढंग से पढ़ लिया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनका क्या व्यवहार है या वर्णों को किस तरह से हम रखते हैं या उनको किस तरह से पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रारंभ कर रही हूँ। संस्कृत वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला को या माहेश्वर सूत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, आइए हम इनके बारे में देखते हैं। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 है। देखिए, जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं, यदि हमने ई बोला तो इसके उच्चारण में सिर्फ ई निकलेगा, यदि हमने ऊ बोला तो इसके उच्चारण में सिर्फ ऊ निकलेगा। इसलिए इसकी परिभाषा कही जाती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में या माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जैसे कि यदि आप बोलेंगे का, तो हम देखेंगे कि जो का हमने उच्चारण किया है उसके अंत में आ रहा है। यदि हम बोलेंगे चा तो इसका उच्चारण जो हो रहा है वो चा के बाद आ रहा है, जबकि यदि हम सिर्फ आ बोलेंगे तो आ का उच्चारण सिर्फ आ से हो रहा है, कोई अन्य व्यंजन या कोई अन्य वर्ण इसमें सहायक नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा में कहा भी गया है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या पाणिनि अष्टाध्यायी में या हमारी वर्णमाला में या माहेश्वर सूत्रों में 33 बताई गई है। ये तो रही स्वर और व्यंजन की परिभाषा। स्वर और व्यंजनों को या कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला का यह माहेश्वर सूत्र है, इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। वो क्या प्रकार है, आइए देखते हैं।
संस्कृत वर्णमाला का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। और तीसरा है प्रयत्न के आधार पर। देखिए, वर्णमाला में या ये कह सकते हैं वर्ण में, वर्ण को किसी वर्ण को बोलने में या उसके उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उस समय के आधार पर वर्ण को बांटा गया है पहले वर्गीकरण में। दूसरा वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि कौन से वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से हो रहा है। तीसरा है प्रयत्न के आधार पर, अर्थात किस वर्ण के उच्चारण में कितनी चेष्टाएं करनी पड़ रही हैं या उस चेष्टा में या उसके उच्चारण में कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी वर्णों का मात्रा या उच्चारण में लगने वाले स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा या समय के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। मात्रा हम किसे कहेंगे? 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। मात्रा का हम समय किस हिसाब से निर्धारित करते हैं? तो कहा गया है कि पलक झपकाने में जितना समय लगता है वो 1 मात्रा का समय है। तो उसी के आधार पर वर्णों को बांटा गया है या वर्णों के समय को बांटा गया है। वर्णों के समय को मात्रा या समय के आधार पर हम इस हिसाब से बांटेंगे। सबसे पहले आता है स्वर। मात्रा या समय के आधार पर स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। मात्रा या समय के आधार पर इन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 प्रकार हैं ये मुख्य प्रकार कहे जाते हैं, या ये कह लीजिए कि यही मुख्य रूप से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ये क्या है, हम इनकी एक एक करके परिभाषा लिखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, रे और ले ये 5 स्वर आते हैं, या ये कह लीजिए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या केवल 5 है। ह्रस्व स्वर या 1 मात्रा को
एक मात्रा को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आता है कि मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर केवल 5 हैं, जो कि आ, ई, उ, ऋ और लिर हैं। इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 मात्राएं यानी कि जैसे इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ौ, बड़ा रे, ए, ऐ, ओ और औ कुल 8 स्वर आते हैं, या ये कह लीजिए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 8 है। यह दीर्घ स्वर और ये 5 स्वर कुल मिलाकर के 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ स्वर मिलकर 13 स्वर हो जाते हैं। दो मात्राओं को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि कहीं पर हमें 2 मात्राएं बतानी है तो हम वहां पर ये चिन्ह लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। यदि हमें कहीं पर एक मात्रा लगानी है, दिखानी है, तो हम यहाँ पर यह चिन्ह लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मात्रा है। जैसे कि मैंने कहा कि दीर्घ स्वर जो होते हैं इनमें इनका उच्चारण 2 मात्राओं ये कह लीजिए जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 8 स्वर आते हैं और 8 दीर्घ स्वर और 5 ह्रस्व स्वर को मिलाकर के कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। परंतु मूल स्वरों को यदि पूछा जाएगा तो मूल स्वर केवल, या ये कह लीजिए कि वर्णमाला के हिसाब से जो स्वर है वो केवल और केवल 9 है। परंतु ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर के यदि स्वर पूछे जाए तो ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर के स्वरों की संख्या कुल 13 हो जाती है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं या उससे 3 मात्राओं या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। 3 मात्राएं या 3 से अधिक मात्राएं कैसे? जैसे कि आप लोगों ने सबसे इसका फेमस एग्जाम्पल जो होता है वो आता है आपका ओम।
कैसे आता है जरा समझिए। यहां पर देखिए एक स्वर है ओ, एक स्वर है ओ। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने ओ को इतनी बार खींचा है जब तक कि हमारी हमारी जो श्वास है वो रुक ना जाए। तो यदि हम इस एक ओ का उच्चारण इतनी बार कर रहे हैं तो इसका उच्चारण 3 बार या 3 से अधिक बार हुआ है। तो यहाँ पर तो हम लेते हैं ओ और उसके बाद जब हम इसे समाप्त करते हैं तो हम लिखते हैं, तो हम बोलते हैं माँ। तो ये पूरा आ जाता है ओम। यहाँ हम ये कह लेंगे हम इस माँ को अगर हटा दें तो इसका तो जो प्लुत का जो उदाहरण है वो सिर्फ इतना ही होगा ओ। इस ओ को हम जितना ज्यादा खींच देंगे या जितनी बार इसका उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण करने में उतना ज्यादा समय लगेगा और इसके उच्चारण में हमें 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्राओं का भी समय लग सकता है। इसीलिए ये जो ओ है ये प्लुत ओ हो जाएगा, या ये कह लीजिए ये जो स्वर है ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम किसी को बुलाते हैं, किसी का संबोधन करते हैं तो संबोधन में भी प्लुत का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि यदि हमें राम का उच्चारण करना है या हमें किसी राम नाम के व्यक्ति को बुलाना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे रा और इस आ को हम इतना ज्यादा खींच देंगे कि ये प्लुत हो जाएगा और उसके बाद हम बोलेंगे माँ। तो हमारा जो उच्चारण है वो आ जाएगा राम। तो ये जो आ है इस आ को हम इतने ज्यादा खींच देंगे कि ये जो आ है इसका उच्चारण 1 मात्रा या 2 मात्रा से ज्यादा 3 मात्रा 3 से अधिक मात्राओं में हो जाएगा और ये जो आ है ये हमारा प्लुत आ हो जाएगा। ये जो आ है ये हमारा प्लुत आ हो जाएगा। ये और इसे हम प्लुत स्वर कहेंगे, इस आ को हम प्लुत स्वर कहेंगे। ऐसे ही यदि हमने किसी राधा नाम की लड़की को बुलाया है तो यहाँ पर हम रा को इतना ज्यादा खींच देंगे और धा को भी ज्यादा खींच देंगे तो ये जो आ है ये प्लुत स्वर हो जाएगा। तो ये है हमारा प्लुत का उदाहरण। जो प्लुत स्वर होते हैं वो अधिकतर संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं। जो प्लुत स्वर है वो अधिकतर संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं और इनको हम जितना ज्यादा खींचते हैं, यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है ये 3 का चिन्ह है। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी गणितीय पद्धति में हम 3 को इस तरह से लिखते हैं और इसीलिए हमने इसके बाद में 3 को ही बनाया है और फिर बताया है कि ये प्लुत है। इनकी इसमें 3 मात्राओं से अधिक का समय लग रहा है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में इन स्वरों को बताने के लिए यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हम किसे कहते हैं, इनका नामकरण करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है यदि हमें किसी का नाम रखना है तो उसे संज्ञा कहेंगे यानी कि संज्ञा विधायक कहेंगे। तो यहाँ पर एक संज्ञा विधायक सूत्र आता है जो कि ह्रस्व को ह्रस्व का नाम, दीर्घ को दीर्घ का नाम और प्लुत को प्लुत का नाम देता है। सूत्र यह है सूत्र है ओ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता। सूत्र क्या कह रहा है पहले मैं इसके बारे में लिख देती हूँ, उसके बाद में इस सूत्र को आपको समझा दूंगी। यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है संज्ञा सूत्र जो होते हैं वो किसी का नामकरण करते हैं। यहाँ पर ये नामकरण कर रहे हैं ह्रस्व का, दीर्घ का और प्लुत का। अर्थात ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है और उनकी संज्ञा का विधान यानी कि उनके नाम का विधान कर रहे हैं। यानी कि ह्रस्व के नाम का विधान, दीर्घ के नाम का विधान और प्लुत के नाम का विधान यह जो सूत्र कर रहा है, इसीलिए इसे हमने संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कहा है। देखिए
देखिए यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले मैंने कहा है यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, अर्थात यह ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, उनका नामकरण कर रहा है। परिभाषा में कहा गया है एक मात्रा वाला उ यानी कि ह्रस्व उ, द्विमात्रिक उ यानी कि दीर्घ उ, त्रिमात्रिक यानी कि 3 मात्राओं वाला उ यानी कि प्लुत उ के उच्चारण काल के समान, के उच्चारण काल के समान यानी कि इनके उच्चारण में जो समय लग रहा है उस काल के, उस समय के अनुसार या उस काल के समान उच्चारण काल वाले स्वरों की, जो उच्चारण हो रहा है जिन स्वरों का, उनकी क्रमशः क्रमशः यानी कि पहले ये आया, इसकी ह्रस्व संज्ञा, इसकी दीर्घ संज्ञा और इसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो उ है इसे हम ह्रस्व संज्ञा उ कहेंगे, इसे हम दीर्घ संज्ञा उ कहेंगे, इसे हम प्लुत संज्ञा उ कहेंगे। संज्ञा का मतलब है नाम वाला। मैंने पहले भी बताया है संज्ञा के संज्ञेयी होता है नाम वाला, यानी कि ये जो उ है ये ह्रस्व संज्ञा के यानी कि ह्रस्व नाम वाला है, ये वाला जो उ है यह दीर्घ संज्ञा के यानी कि दीर्घ नाम वाला है, और ये वाला जो उ है यह उ प्लुत संज्ञा के प्लुत संज्ञा वाला है। इसलिए ये वाला यह जो सूत्र है, यह सूत्र अष्टाध्यायी में प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की तीनों की संज्ञा बताता है, और उसी के आधार पर हम इनका वर्गीकरण 3 भागों में, स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। स्वर का एक चौथा प्रकार भी है जो कि संस्कृत वर्णमाला में तो नहीं है, परंतु या ये कह लीजिए कि संस्कृत वर्णमाला की जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसमें भी हमने पढ़ा है, उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के स्वरों की बात हुई है, परंतु जो चौथा प्रकार है वो इसमें नहीं आता है, इसीलिए हम इसे अमुक प्रकार मानते हैं या ये अमुक प्रकारों में नहीं रखते हैं, जो है संयुक्त स्वर। वे स्वर जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से होता है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों से होता है, वे संयुक्त स्वर के संयोग से होता है, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आ और इसके बाद लिखा मैंने ई, और एक स्वर है आ और दूसरा स्वर है ई, ये दोनों ही भिन्न भिन्न स्वर हैं। अगर आ के बाद आ जाता तो ये दोनों ही जो स्वर होते हैं समान स्वर होते हैं, परंतु ये दो भिन्न स्वर हैं, और इन दो भिन्न स्वरों के योग से जिस नए स्वर का निर्माण हुआ है वो है ए। उसी प्रकार से आ के बाद यदि उ आ जाए तो इन दोनों के संयोग से जिस स्वर का निर्माण होगा वो होगा ओ। ऐसे ही यदि आ के बाद ए आ जाए और इन दोनों के योग से जिस स्वर का निर्माण होगा वो होगा ऐ। आ के बाद यदि ओ आ जाए और इन दोनों स्वरों के योग से जिस स्वर का निर्माण होगा वो होगा अ। इसीलिए ये जो स्वर है ये दोनों ही भिन्न भिन्न स्वर हैं, और इन दोनों भिन्न भिन्न स्वरों से एक नए स्वर का निर्माण हुआ है, इसीलिए ये जो स्वर कहे जाते हैं, ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। हम इन स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जब हमने दीर्घ स्वर देखा था तो हमने 8 स्वरों में इन 4 स्वरों की भी गिनती रखी थी। ये जो 4 स्वर हैं ये दीर्घ स्वर भी हैं, इसीलिए इन स्वरों को हम दीर्घ संयुक्त स्वर, दीर्घ संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और ये जो स्वर हैं इस स्वरों की संधि हुई है, 2 स्वरों की संधि होकर के तीसरे नए स्वर का निर्माण huआ है। यही कारण है कि इन स्वरों को हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर या संधि अक्षर, संधि अक्षर मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, तो इन्हें हम संध्य वर्ण भी कहते हैं, संध्य अक्षर भी कहते हैं। और क्योंकि ये दीर्घ स्वर है इसीलिए हम इन्हें दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम
दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। और इनका जो मिलन है या इनका जो निर्माण है वो दो स्वरों के मिश्रण से हुआ है। इनका निर्माण दो स्वरों के मिश्रण से हुआ है, इसीलिए हम इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इसलिए हम इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो ये जो स्वर है, ये जो चार स्वर हैं, ये चार स्वर हमारे दीर्घ स्वर तो है ही। दीर्घ स्वर के साथ साथ या दीर्घ संयुक्त स्वर, संधि स्वर, संधि अक्षर, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर या मिश्रित स्वर भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि स्वर के मुख्य तीन प्रकार हैं। स्वर के तीन मुख्य प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके अलावा एक चौथा भी प्रकार है जो कि संयुक्त स्वर है, और संयुक्त स्वर को ही हम दीर्घ संयुक्त स्वर, संधि स्वर, सांध्य अक्षर, दीर्घ संधि स्वर, मिश्रित स्वर, इन अनेक नामों से भी जानते हैं। याद रखिए, इनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों से हुआ है, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यदि यह समान स्वरों से इनका निर्माण होता तो ये हमारे संयुक्त स्वर नहीं कहे जाते, क्योंकि वे जो स्वर होते भी समान स्वर होते। और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है वो तो भिन्न भिन्न स्वरों से हो रहा है। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको व्यंजन बताऊंगी जो कि अभी हमारे मात्रा या समय के आधार पर चल रहे हैं। मात्रा समय के आधार पर ही मैं व्यंजनों का भी वर्गीकरण करूंगी और मैं व्यंजनों को भी बताऊंगी। यही जो वीडियो है, यह वीडियो टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी और पीजीटी सभी कक्षाओं के लिए या सभी अध्ययनों के लिए है। जिसका यदि आपको प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और यदि आपको इन वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उनके उत्तर आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।